पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। जी, क्या हाल चाल है आप सबका। तो मार्केट की हरकतें एंजॉय कर रहे हैं आप लोग। अगर आप हमारे साथ 2-3 सालों से मार्केट में हैं तो ये तो मामूली बातें हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अगर थोड़ा बहुत कैश है तो ये इस तरह की डिप्स में बाय करना चाहिए। हमारी तबीयत का भी पता नहीं है। दवाई खाते हैं तो ठीक हो जाती है, दवाई छोड़ते हैं तो फिर ख़राब हो जाती है। वो जो अल्सर वाला मसला है, बहरहाल अभी थोड़ी सी बेहतर थी तो हमने सोचा फिर एक वीडियो बनाई जाए। देखिए, ज़ाती तौर पे ये जो टैक्स की बातें चल रही हैं कि कैपिटल गेन पे टैक्स ज़्यादा कर रहे हैं या डिविडेंड पे, हमें बज़ाहिर होने को तो हो सकता है, लेकिन हमें ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। उसकी मेन वजह ये है कि देखें, जो हुकूमत है या इस्टेब्लिशमेंट है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, सही गलत जो भी कर रही है, लेकिन पूरी कोशिश कर रही है कि इकॉनमी को रिवाइव किया जाए और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया जाए। वो मेरे एक्स बॉक्स कहा करते थे वाटरमेलन केपीआईज, यानी कि ऐसे केपीआईज जिनको बाहर से दिखाया जाए कि सब कुछ हरा हरा है लेकिन अंदर से वो लाल हो। तो वो इकोनॉमी को अच्छी करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं पे कामयाब भी होंगे, लेकिन जहाँ पे कामयाब नहीं हैं वहाँ पे भी कोशिश यही होगी हुकूमत की और इस्टेब्लिशमेंट की कि उनको सब कुछ हरा हरा दिखाया जाए। और स्टॉक मार्केट को सही या गलत लेकिन एक इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट का इंडिकेटर समझा जाता है। अगर टैक्स लग जाता है तो ये स्टॉक मार्केट के लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। अभी तो रूमर्स पे मार्केट गिर रही है, लेकिन अगर असल में लग गया तो फिर वो प्रॉब्लम हो सकती है अगर इसको टैक्स को बढ़ा दिया। और हमें लगता है कि बस ये समझें कि खुदा ना खास्ता कोई बड़ी तबाही आ गई दुनिया में या कोई और बड़ा मसला हो जाए, या जैसे एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की लड़ाई इस वक्त चल रही है कुछ एनालिस्ट के मुताबिक, या जो भी हो रहा है, ये चीज़ अगर ख़राबी की तरफ जाती है फिर तो एक अलग बात है। लेकिन अगर ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मामला ठीक चलते रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपस में सुलह सफाई होती रहती है अगर, तो हमें ऐसा लगता है कि अगले 2-3 सालों में मार्केट यहाँ से डबल भी हो सकती है। एक तो पहली बात है कि गुंजाइश बहुत है, अभी भी शेयर्स बहुत सारे अंडर वैल्यूड हैं। दूसरी बात यही है कि हिस्ट्री यही बताती है कि जो पीएमएलएन के लोग हैं उनके साथ स्टॉक मार्केट वाले बहुत सारे शामिल हैं, उनके ज़माने में मार्केट ऊपर जाती है। कुछ लोग कहेंगे कि उनकी पॉलिसीज़ अच्छी हैं इसलिए जाती है, लेकिन हमें लगता है कि उनके साथ मालदार लोग ज़्यादा हैं, वो स्टॉक मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन उनके ज़माने में ऊपर जाती है। तो अगर उनकी हुकूमत सर्वाइव कर जाती है 2-3 साल, तो स्टॉक मार्केट काफ़ी ऊपर जा सकती है, या उसको ले जाया जाएगा ताकि साबित किया जा सके कि हमने इकोनॉमी में इतनी सारी इम्प्रूवमेंट्स की। ये हिस्टोरिक डेटा को देख के हमारा एक असेसमेंट है, कोई पॉलिटिकल बयानिया नहीं है। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट को अगर ऊपर ले जाना चाहते हैं यहाँ से और भी, तो कोई ऐसा फैसला बज़ाहिर नहीं किया जाना चाहिए जो स्टॉक मार्केट के लिए नुकसानदेह हो। फिर इसके अलावा एक बात यह है कि अगर बातें हो रही हैं कि डिविडेंड इनकम को या कैपिटल गेन की जो इनकम है इसको नॉर्मल इनकम का पार्ट बना देना चाहिए और उसके ऊपर 35% तक टैक्स जैसे होता है वो ही लगना चाहिए, तो वो सिर्फ इस पे लगाया नहीं जाएगा हमें ऐसा लगता है। क्योंकि वो अगर करेंगे तो फिर वो बैंकों के ऊपर भी करना पड़ेगा, जो बैंकों के इंटरेस्ट आता है उसके ऊपर भी 15% है टैक्स। तो फिर तो मतलब थ्रू आउट करना चाहिए ना, ये तो नहीं कि खाली स्टॉक मार्केट को लगा दिया जाए। फिर रियल एस्टेट की इनकम के ऊपर भी यही होना चाहिए, वहाँ पे भी टैक्स कम है। तो इसी तरीके से बज़ाहिर हमें ऐसा लगता नहीं कि इसको नॉर्मल टैक्स की रिजीम में ले जाया जाएगा। बहुत ही हद हुआ तो 2.5 से 5% तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हमें बज़ाहिर लगता है कि नहीं बढ़ाया जाएगा। उसकी वजह हमने आपको पहले बता दी, क्योंकि 2.5 से 5% भी मार्केट के लिए इतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन अब एक लॉजिकल बात करते हैं। अगर कोई शख्स ये कहता है, कोई सियासतदान या कोई और कोई भी बंदा, कि भाई डिविडेंड और कैपिटल गेन पे टैक्स बहुत कम है, सिर्फ 15% है, तो वो बिल्कुल ही जो है ना, आई एम सॉरी टू से, जाहिल आदमी है। उसको पता ही नहीं है स्टॉक मार्केट है क्या, बिजनेस क्या है। देखिए, स्टॉक मार्केट में जब हम शेयर्स खरीदते हैं तो हम, ये कोई हमारी वो बैंक वाली इन्वेस्टमेंट नहीं होती या कोई और इनकम नहीं होती। हम उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं, चाहे बहुत ही थोड़े हिस्से के, लेकिन हमारी लीगल हैसियत उसके मालिक की होती है। शेयर होल्डर इज मालिक। अब जब एक कंपनी है, जब वो कमाती है, वो उसके ऊपर 30% टैक्स देती है।
अपनी कमाई के ऊपर, और उसके बाद टैक्स निकालने के बाद जो प्रॉफिट बनता है उसमें से शेयर होल्डर को या मालिक को डिविडेंड मिलता है, या उसी की वजह से कैपिटल गेन मिलता है, और उसके ऊपर टैक्स बनता है 15%। और ये 15% को अगर हम समझें कि अगर हम मान लें कि ये 15% जो है शेयर होल्डर को डिविडेंड देने पे ना काटा जाए, ये कंपनी के प्रॉफिट में से ही काट लिया जाए, तो वो इसकी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये इफेक्टिव रेट होता है, ये तकरीबन 10% बनेगा। यानी इसका मतलब ये है कि जब शेयर होल्डर को, कंपनी के मालिक को डिविडेंड मिलता है, तो असल में वो उसको मालिक होने की हैसियत में अपनी कमाई के ऊपर 40% टैक्स अदा कर चुका है। अब इससे ज़्यादा टैक्स और क्या होगा भाई, कितना काटोगे? तो लॉजिकल वे में बात करें तो किसी सूरत डिविडेंड या कैपिटल गेन के ऊपर 15% से ज़्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए। बल्कि ये चीज़ जो भी लोग हैं जो गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस रखते हैं, ये उनको एडवोकेट करना चाहिए कि भाई 40% से ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं शेयर होल्डर्स हुकूमत को, तो इसके ऊपर और टैक्स नहीं होना चाहिए। बल्कि अगर ये टैक्स लगे तो शेयर होल्डर्स को अपनी एक कम्युनिटी बना के इन पे केस कर देना चाहिए कि भाई हमें ऑलरेडी वी आर द हाईएस्ट टैक्स पेयर्स। तो लॉजिकल वे में बात करें, यहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहिए टैक्स रेट। और जो मार्केट को, क्योंकि ये लोग ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो हमें नहीं लगता कि टैक्स रेट ऊपर जाएगा। फिर भी पता कोई नहीं होता, लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है वो रूमर्स की बेस पे जान के पैनिक फैलाया जा रहा है मार्केट में। अब 2-4 दिन तक पता लग जाएगा कि क्या होता है। अच्छा, इसमें ना लेकिन थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है। हमें जो लगता है कि आजकल ये जो मार्केट में गिरावट आई है ना, मतलब इतने अरसे से अगर आप फॉलो करते हैं तो आप समझ जाना चाहिए कि देखें, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो बहाना ढूंढते हैं। वो जब मार्केट को ऊपर ले जाते हैं तो इतना ऊपर ले जाते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता कहाँ से कहाँ ले गए हैं, और जब नीचे लाना शुरू करें तो टेक्निकल एनालिस्ट सपोर्ट ही तलाश करते रहते हैं और वो नीचे से नीचे जाई जाती है। जो अभी गिरावट आ रही है, हमें बज़ाहिर लगता है ये आजकल थोड़े से जो मामलात जो हैं वो अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के जो थोड़े से खटपट चल रही है, ये हमें लगता है कि बेसिकली वो वजह है। क्योंकि जो नून लीगी सपोर्टर्स हैं उनको डर है, सपोर्टर से हमारा मतलब जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको डर है कि अगर इमरान खान छूट गए अदालत से तो ये फिर वो कोई लड़ाई शड़ाई ना शुरू हो जाए, वो इस चक्कर में हैं, या जो भी है। कहने का मकसद ये है कि ये जो टैक्स है इसका भी थोड़ा सा बहाना ज़रूर बनाया गया है, लेकिन हमें लगता है कि गिरावट के पीछे थोड़ी सी वजह वो पॉलिटिकल है। तो होपफुली मसले मसाइल ठीक हो जाएं। पता नहीं है कब मामला ठीक होंगे, पाकिस्तान के नाजुक दौर कब ख़त्म होंगे। कहने का मकसद ये है कि केयरफुल फिर भी रहना चाहिए मार्केट में। ऐसा भी हो सकता है कि जब बजट आए पता लगे कोई टैक्स नहीं लगा, लोग फिर जो आजकल थोड़ा पैनिक में आए हुए हैं वो वहाँ से फिर मार्केट में एंट्री लें, और जो बड़े प्लेयर्स हैं वो फिर वहाँ से पॉजिटिव न्यूज़ के बावजूद भी गिरा दें। ठीक है, फिर ये भी हो सकता है कि वाकई में कोई 2.5 से 5% का टैक्स लग जाए और लोग उस टाइम पे माल अपना बेचें और वहाँ से बड़े प्लेयर एक्यूमुलेट कर लें, 1-2 दिन की डिप लगे और वहाँ से वो फिर ऊपर ले जाएं। क्योंकि मार्केट में ये होता है कि भाई जो एक आम बंदा सोच रहा है ना, उसके अगेंस्ट मामला चलते हैं। क्योंकि मार्केट में एक स्ट्रैटेजी यही है कि भाई खसूसन ट्रेडर्स का पैसा लूट के तो अपनी जेब में भरो। इसीलिए हमें लगता है कि ट्रेडर हमेशा नुकसान में रहते हैं और हम लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं, और वहीं से हमने कमाया है। और वहीं से अगर हमारा थोड़ा इस वक्त कम भी हो गया है, इट्स ओके, लॉन्ग टर्म का व्यू होना चाहिए। तो अब ये थोड़े से पॉलिटिकल मामला जब तक थोड़े उलझे रहेंगे ना, मार्केट में थोड़ी सी उसको हिचकियाँ लग सकती हैं। टैक्स का हमें बज़ाहिर लगता है कि एक्सक्यूज़ बनाया जा रहा है। 12 लेट्स सी। लेकिन ओवरऑल वही बात है कि भाई हमारे पास डिविडेंड बेस्ड लॉन्ग टर्म के हवाले से शेयर्स हैं। अब लाल पीर हमने 20 पे लिया था, जब वो 30 तक चला गया हम तो थोड़ा थोड़ा बेच देते हैं, और जब नीचे आया थोड़ा थोड़ा ख़रीद लिया। हमें ये परेशानी नहीं होती कि काश हमने 30 पे सारा बेच दिया होता और आज 23 पे सारा ख़रीद लिया होता। हमें क्या पता था कि ऐसा होगा, लेकिन क्योंकि साथ साथ बेच देते हैं, साथ साथ जब नीचे आते ख़रीद लेते हैं, तो थोड़ा बहुत हमें फ़ायदा भी हो जाता है और लॉन्ग टर्म में हमें कोई उसमें परेशानी नहीं है। तो ये थोड़ा सा जी व्यू बताने के बाद ना, अब हम आज अपने एक शेयर के बारे में हम कई मरतबा बात कर चुके हैं, तो उस पर थोड़ा सा डिस्कशन और करते हैं, उसका थोड़ा सा डीप एनालिसिस और करने की कोशिश करते हैं। और वो है जी ठट्ठा सीमेंट। अब अगर इसके पिछले 6 महीने की परफॉर्मेंस वैसे देख लें तो इसका जब रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त आया। तो वहाँ से आपको पता है कि बहुत सारे इसमें कैप्स लगे, और हमने वहीं पे वीडियो में आपको बताया था कि अगर 30 से नीचे मिला तो हम और लेंगे,
और हमने ये यहाँ पे ना 30-32 पे हमने अपर कैप पे बाइंग लगाई हुई थी, तो हमें कुछ मिल गए थे। और उसके बाद ये फिर 40 तक भी गया और फिर ऊपर नीचे। इस टाइम पे ये अब थोड़ा सा इसका अगर ट्रेंड देखें टेक्निकल लोगों के हिसाब से तो थोड़ा सा डाउनवर्ड चल रहा है। और टेक्निकल लोग ही कहेंगे कि भाई अगर 3965 से ऊपर अब ये क्लोजिंग देगा तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी। वैसे 41 तक गया था, तो वो ये भी कहेंगे, कुछ टेक्निकल वाले कहेंगे 41 से ऊपर जाए तो ब्रेकआउट हो जाएगा फिर आप ख़रीदें। लेकिन हम तो कहते हैं कि भाई हम क्यों इसको 35 से लेके 41 तक, अगर हमें लगता है कि 41 पे जाएगा ही जाएगा अगले 6 महीने में, तो हम क्यों 35 से 41 वाला प्रॉफिट छोड़ें। तो हमने तो इसमें जब ये नीचे अब आया तो हमने इसमें और एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, हम इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू में लेके चल रहे हैं। आपको पता है कि हमने जो है सबसे ज़्यादा हमारे जो फेवरेट शेयर हमारे रहे, जिनके बारे में हम बताते रहे हैं और जिनसे हमने काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से पैसे बनाए हैं, वो 3-4 ही हैं। क्योंकि आपने आइडेंटिफाई करना होता है अच्छा शेयर, और आपको अगर उसमें यकीन हो तो आप उसको 4-5 शेयर बस आइडेंटिफाई कर लें, तो उनसे ही आपके काफ़ी मुनासिब पैसे बन जाते हैं। तो जैसे हमने शाह मुराद शुगर में किया था और उससे हमने काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाया। हमने लाल पी आइडेंटिफाई किया था, बहुत ज़बरदस्त उससे प्रॉफिट बनाया। ये पिछले 1-1.5 साल की बात कर रहे हैं। और फिर हमने अल्टन एनर्जी आइडेंटिफाई किया था, उससे बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाया। अब ये उसके बाद जो है हमें ये शेयर जो है ना अब मिला है। देखिए वैसे तो आपको पता है इसको हमने 15 रुपये पे असेसमेंट की थी बायबैक के हवाले से, और वो वाली असेसमेंट तो ख़त्म हो गई ना। वो तो फिर जब इसका बायबैक ख़त्म हुआ वहाँ तक भी काफ़ी इसने हमें प्रॉफिट दिया। अब इसके क्योंकि रिज़ल्ट्स आए हैं जो थोड़े बेहतर आए हैं, तो अब रिवाइज़ की हमने असेसमेंट। लेकिन बज़ाहिर अभी हमें लग रहा है कि इसमें बहुत पोटेंशियल है, अगले 1-1.5 साल 2 साल के अंदर ये काफ़ी ज़बरदस्त हो सकता है। और हमारे फेवरेट शेयर्स में ये आज इसको हमने ऐड कर लिया है। अब इसका मतलब ये है कि हमने इसमें इन्वेस्टमेंट एक मुनासिब कर दी है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, सिर्फ इस वजह से मत करें कि हमने की है, लेकिन आप इसको कंसिडर कर सकते हैं जो हम अब इसका एनालिसिस करेंगे उसको। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अब ये जी इसका ना यहाँ पे टेबल में हमने कुछ डेटा डाला है, इसको हम देख लेते हैं। लेकिन अगेन वही बात है कि डेटा आपने वेरीफाई ज़रूर करना है, लिखने में गलती हो सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी बैलेंस शीट की पोजीशन कि पिछले 3 क्वार्टर्स में वो कैसी चल रही है। ये यहाँ पे Q1 24 है, Q2 24, Q3 24। अभी Q4 का जो है या पूरे साल का अभी रिजल्ट नहीं आया, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है, और ये 23 का भी यहाँ पे लिखा है। अब इनके जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी प्लांट्स वगैरह जो होते हैं इनके, या लैंड वगैरह, तो वो तकरीबन वैसे ही चल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा उसमें इजाफा हुआ है, कुछ ना कुछ इन्होंने चीज़ें खरीदी होंगी, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ। अब इनका स्टॉक इन ट्रेड देखें तो स्टॉक इन ट्रेड जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है। इसका मतलब ये है कि सेल्स ज़्यादा हो रही हैं, तो एक अच्छी बात है। क्योंकि कहीं पे इन्होंने मेंशन नहीं किया कि हमारे वो मसाइल चल रहे हैं कि हम प्रोडक्शन इनकी हमने चेक की थी, तो वो पिछले साल जैसी चल रही है, कोई उसमें ख़ास फ़र्क नहीं है। तो स्टॉक इन ट्रेड कम होने का मतलब यह है कि इनकी सेल्स अच्छी हो रही हैं। फिर उसके बाद एसटी इन्वेस्टमेंट मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और कैश जो इनके पास पड़ा है, ये तकरीबन 900 मिलियन था 23 में, ये आहिस्ता आहिस्ता करके देखें 3 टाइम्स हो गया है। यानी कि इसका मतलब ये है कि इन्होंने प्रॉफिट जो इस साल बनाया, डिविडेंड कोई नहीं दिया, लेकिन वो सारा जमा करते जा रहे हैं। उसके बाद करंट एसेट्स हैं, वो भी इनके देखें 2.6 बिलियन थे जो 3.8 बिलियन हो गए हैं। करंट लाइबिलिटीज़ भी थोड़ी सी बढ़ गई हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो ख़रीदेंगे और बेचेंगे। लेकिन ओवरऑल फिर भी करंट रेशो जो है, यानी कि करंट एसेट्स में करंट लाइबिलिटीज़ निकाल दें तो वो अच्छा खासा डिफरेंस है 1.7 बिलियन का। और 23 में वो ज़्यादा था, लेकिन उसके बाद आपको पता है इन्होंने बायबैक भी किया ना, उसमें भी कुछ पैसे इनके खर्च हुए हैं। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं, वो बहुत ही कम हैं। लोन्स बहुत ही थोड़े थे पहले, अब बिल्कुल नहीं हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त बात है इस कंपनी की। आपको पता है तमाम सीमेंट सेक्टर जो है, सीमेंट की कंपनीज़, उनके ढेरों हज़ारों के करोड़ों के पता नहीं कितने लोन्स हैं उनके। और उसी वजह से आप सबको पता है कि वो बस इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई कैसे वो इंटरेस्ट रेट कम हो तो सीमेंट की कंपनियों को फ़ायदा हो। इस कंपनी को उसका कोई मसला ही नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी देखें,
1.9 बिलियन से वो बढ़ के तकरीबन 9 महीने में 2.6 बिलियन हो गए हैं। तो अच्छी बात है। वही बात है, डिविडेंड नहीं दे रहे तो वो बढ़ते जाते हैं फिर, और एक्विटी भी उसी तरह बढ़ रही है। यानी कि इट्स अ ग्रोइंग कंपनी, इसमें आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है। इस कंपनी की बुक वैल्यू भी 9 महीने में 30 से 36 पे पहुंच गई है, क्योंकि वही बात है ना कि वो पैसे जो कमा रहे हैं वो जमा किए जा रहे हैं, तो इनको उसकी वजह से बुक वैल्यू बढ़ रही है, डिविडेंड कोई नहीं दे रहे। सेल्स की बात करें तो सेल्स भी देखें 3 क्वार्टर्स में आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हुई हैं, और 23 के मुकाबले में। अच्छा, ये हमने सेल्स का जो डेटा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा जो है, ये हमने फोरकास्ट किया है Q4 का, और वो मिला के जो है हमने अंदाज़ा लगाया है कि 24 साल की कितनी रहेंगी। तो वो हमने सिंपल एवरेज ले ली है 3 क्वार्टर्स की और उसको शामिल कर लिया है। लेकिन क्योंकि इनका ट्रेंड ऊपर की तरफ है तो हो सकता है एवरेज से बेहतर रिजल्ट रहे Q4 में, बट लेट्स सी। तो ओवरऑल सेल्स ज़्यादा हो रही हैं, ग्रॉस प्रॉफिट काफ़ी बेहतर हो जाएगा अगर इसी तरह चलता रहा ट्रेंड, नेट प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा अगर ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा। पिछले साल ₹2.5 की ईपीएस थी, इस साल 9 महीने में ₹9.28 की ईपीएस हो चुकी है, और अगर वही एवरेज वाला ट्रेंड रहा तो 12.5 तक की ईपीएस हो जाएगी, और अगर ट्रेंड में बेहतरी आई तो ये 14-15 रुपए की ईपीएस भी हो सकती है। यानी कि अगर Q3 वाले रिजल्ट्स Q4 में कॉपी पेस्ट हुए तो ये बहुत ऊपर भी जा सकता है। और अदर इनकम में भी इजाफा हुआ है, इसमें आई थिंक इनके कोई ठट्टा एनर्जी भी है इनकी सब्सिडरी, तो शायद वहाँ से भी कुछ इनकम आनी शुरू हो गई हो। तो इसकी ओवरऑल बैलेंस शीट की अगर पोजीशन देखें तो ये बेहतरी की तरफ राग़िब है ये कंपनी। और अगर देखें, अगर Q1 में कम था, Q2 में तकरीबन ₹2.5 की ईपीएस थी, और Q3 में आप अगर मान लें कि बस इत्तेफाक से एक क्वार्टर ऐसा आ गया, लेकिन अगर Q2 वाली ईपीएस भी अगर हर क्वार्टर में चलती रही तो 10-11 रुपए की ईपीएस तो बड़े आराम से हो सकती है। तो क्या सीमेंट सेक्टर की कोई कंपनी जिसकी 11 रुपए की ईपीएस है, वो 35 रुपए में, क्या वो महंगा है सस्ता? मतलब अगर हर सेक्टर का डिफरेंट हिसाब किताब होता है स्टॉक मार्केट में। अब पावर कंपनीज में आपको पता है, अब लाल पीर पावर की 12-13 रुपए की ईपीएस आ रही है और वो 23 रुपए पे है, हालांकि डिविडेंड भी बहुत ज़बरदस्त देता है। तो ये स्टॉक मार्केट में जानबूझ के ऐसे धोखेबाजियाँ की जाती हैं ताकि इन्वेस्टर्स को अच्छे शेयर से दूर रखा जा सके। बहरहाल उसके मुकाबले में तो ये महंगा लगता है, लेकिन हमने देखना है कि सीमेंट सेक्टर में कहाँ पे स्टैंड करता है। तो हमने क्विकली एक छोटा सा एनालिसिस किया है। अगेन डेटा आपने खुद वेरीफाई करना है, वैलिडेट करना है इस्तेमाल करने से पहले, ठीक है। अब यह है जी अटक सीमेंट की अगर हम बात करें, इनका भी हमने यही किया है। यहाँ पे देखें 3 क्वार्टर की ईपीएस लिख ली है और चौथे क्वार्टर की फोरकास्ट निकाल के ना पूरे साल की ये अंदाज़ा लगा लिया है कि 24 की फोरकास्ट पूरे साल की ईपीएस कितनी बनेगी यहाँ पे कॉलम डी में। और उसकी प्राइस ये 31 मई को हमने एनालिसिस किया था, आज 7 जून है, लेकिन मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो उनकी प्राइस जो है इससे नीचे ही होगी। तो हम अभी इसी 31 के डेटा को ही यूज़ कर लेते हैं, हमने इसको अपडेट आज नहीं किया, और उस हिसाब से उसकी प्राइस अर्निंग कितनी बनती है। तो अब ये देखें कि अटक सीमेंट जो है इसकी प्राइस अर्निंग जो है वो 4.73 बन रही है। बेस्ट वे सीमेंट की देखें तो इसकी 9.14 बन रही है। चिराट सीमेंट की देखें तो इसकी 4.97 है। DGKC को देखें तो इसकी 13.11 है। फौजी सीमेंट को देखें तो 6.13 है। फैक्टो सीमेंट को देखें तो 6.15 है। गरीबाल को देखें तो 7.31 है। कोहाट को देखें तो 4.85 है। लक को देखें तो उसकी तो 10.82 है। मैपल लीफ को देखें तो 7.22 है, और पायनियर को देखें तो उसकी 7.08 है। अगर हम ठट्ठा सीमेंट की देखें तो इसकी 3.04 है, बल्कि 31 मई को इसकी प्राइस थी 37.5 रुपये और आज तकरीबन 34.5 पे चल रहा है। तो ये और भी कम हो गई है आज की तारीख में। यानी अगर ये 37.5 पे अट्रैक्टिव था तो 34.5 पे तो और अट्रैक्टिव हो गया है लॉन्ग टर्म के लिए। देखें आपको सामने नज़र आ रहा है कि हर कंपनी यहाँ पे अब जो सबसे ज़्यादा इसमें है DGKC 13 की प्राइस अर्निंग पे। तो हर कंपनी 13 की प्राइस अर्निंग पे तो नहीं है ना, वो जा सकती है। हम सिर्फ अभी देखते हैं कि ठट्ठा सीमेंट के बाद कम से कम प्राइस अर्निंग पे कौन सी कंपनी है, और वो है जी ये एक अटक सीमेंट है, और ये कोहाट को ले लेते हैं। अटक सीमेंट का भी क्योंकि उसकी ईपीएस बहुत वेरिएबल है और उसकी अर्निंग जो है ना वो किसी और वजह से आई है ज़्यादा, तो हम उसको अभी नहीं लेते, हम कोहाट सीमेंट को लेते हैं। कोहाट सीमेंट 4.85 की प्राइस अर्निंग पे चल रहा है। अगर ठट्ठा सीमेंट आने वाले एक साल में
अगर ईपीएस उसकी ऐसी ही रहती है और सिर्फ वो अपनी प्राइस अर्निंग अपने से जो नेक्स्ट नंबर पे आता है कोहार्ट सीमेंट, अगर वहाँ तक पहुँच जाए 4.85 तक, तो वो 60 रुपये का होना चाहिए ये शेयर। ज़रूरी नहीं ऐसा हो, लेकिन ये सिर्फ एक एनालिसिस कर रहे हैं कि कितना रूम है इसमें ग्रोथ के लिए। और कंपनी ऑलरेडी ग्रो कर रही है, तो इसकी ईपीएस अगर आहिस्ता आहिस्ता और बेहतर होनी शुरू हो गई, फिर तो स्काई कुड बी द लिमिट। और इनका क्योंकि लोन भी नहीं है, अब देखें पैसे जमा कर रहे हैं, पता नहीं डिविडेंड देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन ये अच्छा खासा डिविडेंड देने की सलाहियत रखते हैं क्योंकि लोन का मसला ही कोई नहीं है। तो देखें कोई डिविडेंड देते हैं कि नहीं। बायबैक के बाद अब इनके शेयर्स फ्लोट जो है वो भी कम हो गए हैं, ईपीएस उसकी वजह से भी थोड़ी सी बेहतर हुई है। तो लेट्स सी कि क्या करते हैं, लेकिन बज़ाहिर ये आपके सामने एक एनालिसिस है। अब हम एक और फैक्टर देखने की कोशिश करते हैं, मुस्तकबिल में इसका आउटलुक कैसा है, और उसके लिए हम इसकी लेटेस्ट डायरेक्टर्स रिपोर्ट देख लेते हैं कि वहाँ से हमें हो सकता है कोई इजाफी इंफॉर्मेशन मिल जाए। अच्छा जी, ये है जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का व्यू, और यहाँ पे ये देखिए जो प्रोडक्शन है इनकी 23 के मुकाबले में थोड़ी बेहतर हो रही है सीमेंट की, और डिस्पैचेस भी बेहतर हुए हैं, तो ये एक अच्छी बात है। अब आगे वो क्या कहते हैं, एक जनरल बात है कि इकोनॉमी की, उसके बाद कहा कि इकोनॉमी तो मसाइल में है, हाउ एवर इन शार्प कॉन्ट्रास्ट द कंपनीज परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली इन द थर्ड क्वार्टर, यानी कि तीसरे क्वार्टर में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही हमारी बाकी इकोनॉमी और बाकी इंडस्ट्री के मुकाबले में। लोकल सीमेंट डिस्पैचेज इंक्रीज बाय 21%, इनकी ज़्यादा डिस्पैचेज हुई, सेल ज़्यादा हुई। अच्छा, ये पिछले साल के मुकाबले में, पिछले क्वार्टर के मुकाबले में यहाँ पे नहीं है कंपैरिजन। और कंपनी अचीव्ड 61% ओवरऑल क्लिंकर प्रोडक्शन कैपेसिटी। 61% कैपेसिटी ठीक है, बुरी नहीं है, लेकिन ज़्यादा हुई है पिछले साल के मुकाबले में। अच्छा जी, इंडस्ट्री रिव्यू क्या है, पिछले साल के मुकाबले में है। पिछले क्वार्टर का देखना चाहते हैं तो पिछले क्वार्टर की अकाउंट्स भी खोल लें, लेकिन हम अभी वहाँ पे नहीं जाना चाहते। लेकिन ओवरऑल बेहतरी आ रही है सीमेंट सेक्टर में। अच्छा, यहाँ पे सीमेंट डिस्पैचेस ओवरऑल जो हैं इंडस्ट्री के, वो डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मिला के तो बढ़े हैं, लेकिन सिर्फ डोमेस्टिक की बात करें तो भी पिछले साल से थोड़े कम हुए हैं, लेकिन एक्सपोर्ट थोड़ी बढ़ी हैं, उसकी वजह से कंपनियों को फ़ायदा भी हो रहा है। तो एक अच्छी बात है। ओवरऑल हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि भाई लोकल बढ़ रहा है या एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, तो वी आर ओके, बल्कि वहाँ से तो एक्सपोर्ट से तो ज़्यादा पैसे मिलते होंगे। फिर ये कह रहे हैं कि भाई हमारी सेल प्राइस भी बढ़ी है ड्यू टू सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द रिटेंशन प्राइस। ये हमें लगता है पुराना स्टॉक पड़ा होगा जो कि कम पैसे में प्रोड्यूस हुआ, और उसकी जब बिका तो तब तक प्राइस ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो इसका मतलब ये है कि कुछ इनको फ़ायदा जो है शॉर्ट टर्म का भी है। तो हो सकता है, ज़रूरी नहीं अगले क्वार्टर्स में 5 की ईपीएस हो, या अगले क्वार्टर में Q4 में आ जाए, उसके बाद थोड़ी सी कम भी हो सकती है। अच्छा, अभी हमें मैसेज आया है कि ये जो किसी का हुकूमत के बंदे का बयान है कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं कि हम IMF का CGT के ऊपर टैक्स बढ़ाने का प्रपोज़ल को ना माने। अब देखें, ये सब लोग मिले होते हैं। अब इतने अरसे से रूमर और ये भी कोई कह रहे हैं कि भाई मार्केट में बिला वजह रूमर्स फैलाए जा रहे हैं। भाई रूमर्स तो हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं, आपने अगर क्लैरिफिकेशन देनी है तो पहले दें। ये सब लोग शामिल होते हैं, इन सब लोगों का कोई एतबार नहीं है। ये वक्त ही बताएगा कि क्या होता है। बहरहाल चलें आगे चलते हैं। अच्छा, ये देखें जी, 9 महीने, पिछले साल के 9 महीने में सिर्फ 86 की ईपीएस थी, 86 की, और अब 9 रुपये से ऊपर निकल गई है, ज़बरदस्त। अच्छा जी, फिर इनका जो प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है, एक तो सेल्स बेहतर हुई हैं, दूसरा कॉस्ट ऑफ सेल में कमी आई है। इन्होंने जो सोलर का प्रोजेक्ट लगाया है उससे इनकी कॉस्ट कम हुई है, और इनका पीछे नोटिस भी आया था कि विंड एनर्जी पे भी कोई काम कर रहे हैं ताकि अपनी कॉस्ट को फर्दर रिड्यूस किया जा सके और नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंस इनकी ख़त्म हो जाए। तो ये लॉन्ग टर्म में इनके लिए अच्छा होगा। और आगे बायबैक का लिखा हुआ है कि हमने कर लिया कंप्लीट। ये देखें, विंड पावर प्रोजेक्ट का लिखा है कि इसको फर्दर हमें एनर्जी कॉस्ट बेहतर होगी। ये ग्रुप की परफॉर्मेंस है, इनकी दूसरी सब्सिडरी की, इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, इनके अगर रेवेन्यू में जाके देखें तो यहाँ पे कोई एक्सपोर्ट्स नहीं आ रही, तो इसका मतलब है इनको एक्सपोर्ट्स की वजह से फ़ायदा नहीं हुआ, वैसे ही इनकी लोकल सेल्स बेहतर रही हैं। बहरहाल जो इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ओवरऑल व्यू है वो सीम्स ओके, वो पॉजिटिव है। तो उस हवाले से, इस हिसाब से अगर देखें तो इसमें जो है काफ़ी वो पॉजिटिविटी महसूस हो रही है। तो देखें, अल्टीमेटली हमें यही देखना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा इनके प्रॉफिट्स को कि वो कैसे रहते हैं। लेकिन बात वही है कि अगर प्रॉफिट्स बहुत अच्छे आ गए तो जैसे कैप्स पहले लगे थे आगे भी लगते हैं, फिर ख़रीदने का मौका नहीं मिलता। प्रॉफिट्स ख़राब हो गए तो बेचने का मौका नहीं मिलता। तो एक म्याना रवि से इन्वेस्टमेंट करके रख ली जाए,
बाकी फिर फैसला बाद में उसको हर क्वार्टर के प्रॉफिट्स को रिव्यू करके देख सकते हैं, लेकिन बज़ाहिर इस वक्त हमें लॉन्ग टर्म में बहुत बेहतर लग रहा है। बट लेट्स सी क्या होता है। ठीक है जी, यहाँ पे हम अपना रिव्यू ख़त्म करते हैं। ओके जी, अल्लाह के हवाले। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।